सो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जामिनेशन हो गया है। 22 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ और आज 23 दिसंबर है। आज मैं क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर्स क्या है। ठीक है। तो जो पहला है सवाल वो है कि बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन है जो एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए मैंडेटरी करता है इन डिस्ट्रिक्ट एंड इन पुलिस स्टेशन, और वो है सेक्शन 37। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो दूसरा सवाल है वो कहता है कि बीएनएसएस में ही कौन सा प्रोविजन आया है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाए और जब्त किया जाए, फॉरफिट किया जाए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का प्रॉपर्टी जो इंडिया से बाहर है। तो वे है सेक्शन 86। इसका आंसर होगा सी। अब ये देखते हैं कि बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्शन करता है एडजॉर्नमेंट ऑफ ट्रायल्स पे। ठीक है, इंश्योरिंग ताकि तेजी से केसेस का रेजोल्यूशन हो सके। वो है आर्टिकल सेक्शन 346। ठीक है, तो सेक्शन 346 इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चौथा, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि एक सूट पेंडिंग है कोर्ट ए में, जिसमें से एक पार्टी है मीरा, दूसरा पार्टी है यहाँ पे आगे रवि। ठीक है, अब मीरा कहती है, रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से कि इसको ट्रांसफर कर दिया जाए कोर्ट बी में, क्योंकि जो कोर्ट ए का जज है वो बायस्ड है। लेकिन रवि कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बेसलेस है। अब किसके पास अथॉरिटी है कि सूट को ट्रांसफर किया जाए ये डिसाइड करने का? तो ये है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब फिर से एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि माया जो है वो कोर्ट ए में एक केस फाइल करती है कि उसको नेहा से कुछ पैसे की रिकवरी करनी है। अब नेहा जो है वो रिक्वेस्ट करती है एक थर्ड पार्टी सीमा को। अब देखो, केस फाइल करती है माया कि उसको नेहा से पैसे लेने हैं। अब जो नेहा है जिससे पैसे लेने हैं वो कहती है कि सीमा भी इसमें शामिल है। माया इससे ऑब्जेक्ट करती है पहला पार्टी कि सीमा नेसेसरी पार्टी नहीं है। तब कोर्ट ए जो है वो उसे रिव्यू करता है एप्लीकेशन को, और सीमा को कहता है कि नहीं, सीमा को डिफेंडेंट की लिस्ट में डाला जाए। अब ये बताइए कि इसमें सीपीसी का कौन सा प्रिंसिपल का इस्तेमाल हुआ है? तो इस्तेमाल हुआ है ऑर्डर 1 रूल 10 जॉइंडर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अब कहता है कि विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, सीपीसी से सवाल कंटिन्यू आया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, कि विच सेक्शन ऑफ सीपीसी अलाउज द फॉर द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। कौन सा सेक्शन अलाउ करता है ओरिजिनल डिक्रीज से अपील करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 96। ये डिलीट क्यों हो रहा है, आई डो नॉट नो। लेट्स सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्शन 96। ठीक है। अब हम देखते हैं सातवां सवाल। ये कहता है कि अंडर द सीपीसी व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट इन अ सूट? इसका आंसर है 120 डेज, ऑप्शन बी। अब कहता है विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स एग्जम्पशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स। ये तो हम पता है ना कि वो कोर्ट के ट्रायल्स में नहीं आते हैं। तो ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 133 में सीपीसी का। ठीक है। अब ये जो सवाल है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। देखिए, कोर्ट के ट्रांसफर पे दो तीन सवाल दिया गया है सीपीसी में, कौन सा इसका आंसर होगा? तो यह ट्रांसफर ऑफ सूट्स के अंदर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। ठीक है। अब कहता है कि अंडर विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी द प्रोसीजर फॉर समरी सूट इज प्रोवाइडेड। समरी सूट कौन सा सीपीसी के ऑर्डर के अंदर है? तो ऑर्डर 737 ऑर्डर है 37। इसको पढ़ सकते हैं क्या? 30 और 37 इसको पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ेंगे 34, इसको पढ़ेंगे 36 और इसको पढ़ेंगे 35। तो ऑर्डर 37 के अंदर है। ठीक है। अब विच सेक्शन मैंडेट्स द स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम? कौन से सेक्शन के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लाना है हमें? तो वो है ऑप्शन सी, एक्ट सेक्शन 398 के अंदर। ठीक है। अब कहता है विच ऑफ द सीपी विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 88। ठीक है। अब कहता है विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट। कंपनसेटरी कॉस्ट को प्रोवाइड करने कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 35A। इसका आंसर हो जाएगा ये। इस लड़के ने सही बनाया है। ठीक है। अब कहता है विच वर्ड इज इंसर्टेड इन सेक्शन 22 ऑफ द बीएसए दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन सेक्शन 24 ऑफ द एविडेंस एक्ट। कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऐड हुआ है? अब वापस से अगर आपके पास ये जो पेपर होगा, अगर आपके पास, तो कौन सा वर्ड ऐड हुआ है? प्रोपीरन, कोअर्शन। कोअर्शन जो वर्ड है, एविडेंस एक्ट जो बीएसए में चेंज हुआ उसमें सेक्शन 22 में कोअर्शन वर्ड ऐड किया गया है, प्रोपीरन। ठीक है। अब उसके बाद पूछता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन? तो ये है 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक्शन 14। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब एक 16 नंबर भी सिचुएशनल क्वेश्चन है
कि एक क्रिमिनल ट्रायल है जिसमें राकेश अक्यूज्ड है, राजेश पर चोरी का इल्जाम है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक रिकवर होता है लैपटॉप। लैपटॉप कहा जहां राजेश अक्सर जाया करता है, उसका फिंगरप्रिंट भी मौजूद है उस लैपटॉप पे। और बीएसए 2023 में कोर्ट इस जो एविडेंस है उसे कैसे इंटरप्रेट करेगा, यही सवाल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए। उसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। जो रिकवर्ड लैपटॉप है और जो फिंगरप्रिंट है उसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर ट्रीट करेगा अदर एविडेंस के साथ। उसके बाद क्या है, where a document is executed in several parts like printing, lithography, and photography, video recording, computer resources as electronic or digital records। बीएसए 2023 इसको किस पार्ट में आइडेंटिफाई, किस तरह का एविडेंस ट्रीट करता है, इसको इसको करता है सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, which section of BSA provides that no court shall require any communication between the ministers and the president of India to be produced before it। बीएसए कौन सा सेक्शन में ऐसा है कि जो कोर्ट है वो कोई कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर्स के साथ। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 165। इसलिए बेयर एक्ट अगर आपके पास है सारे कुछ तो आप आसानी से इनको देख के बना सकते हो। ओके, अभी 19 नंबर सवाल को हम देखते हैं क्या कहते हैं कि सेक्शन 46 ऑफ बीएसए में वेयर कैरेक्टर एविडेंस इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस। कैरेक्टर एविडेंस कब सिविल केसेस में इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ओनली व्हेन रेलेवेंट टू अदर रेलेवेंट फैक्ट्स। यही इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए। 19 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। कौन सा सेक्शन डील करता है रेस जुडिकाटा से, तो इसका आंसर है सेक्शन डी, आई मीन ऑप्शन डी, धारा 11, सेक्शन 11। अब 21 नंबर सवाल है कि सेक्शन 146 के अंदर जो लीडिंग क्वेश्चंस है वो कब परमिसिबल है कोर्ट में, ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हेन द मैटर आर इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूव्ड। ठीक है, अब 22 नंबर सवाल वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिएशन। मीडिएशन का कौन सी विशेषताएं हैं इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ए, it involves a neutral third party who facilitates negotiation between the parties। ओके, अब 23 नंबर सवाल है, ये भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि एक डिस्प्यूट है जो XYZ और ABC के अंतर्गत चल रहा है रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां दोनों पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड है। अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है जो ये कहता है कि जो भी डिस्प्यूट होगा उसे आर्बिट्रेशन कहा जाएगा। हाउएवर जो पार्टीज फेल टू अग्री ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, ये लोग एक जो आर्बिट्रेटर से अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। Which of the following provisions of Arbitration and Conciliation Act 1996 would be applicable to resolve the issue of appointment of an arbitrator। अब बताइए कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत, कौन सा प्रोविजन है जिसके अंतर्गत वो अब जो प्रॉब्लम है इनका आर्बिट्रेशन का अपॉइंटमेंट का उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द कोर्ट विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंतर्गत ये ट्रीट होगा ई पार्टीज फेल टू अग्री ऑन वन। ठीक है, अब ये देखिए which of the following is not an advantage of using AGR। एडवांटेज क्या नहीं है, तो हम ध्यान से देखें तो इट ऑफर्स मोर कॉन्फिडेंशियलिटी, सही है। इट ऑफन लेस एक्सपेंसिव देन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये भी सही है। इट जनरली फास्टर देन लिटिगेशन, ये भी सही है। तो यही एक लग रहा है जो बाइंडिंग डिसीजन है ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, ओके चलिए अब देखते हैं किरण और मीरा एक आर्बिट्रेशन में इन्वॉल्व है जहां पे किरण को 10 लाख कॉम्पनसेशन मिलने वाला है। कौन देगी, मीना देगी डेफिनेटली। अब मीना रिफ्यूज कर देती है पैसा देने से कि हमको पास पैसा नहीं देंगे, और वो कहती है कि नॉट इनफोर्सिएबल बिकॉज सर्टेन प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज इन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। कहती है कुछ इरेगुलरिटी है इसकी वजह से मैं नहीं दूंगी। अब किरण जो है जिसको पैसा लेना है वो कोर्ट पहुंचता है आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए। अब ये बताइए कि जो एसी एक्ट के अंदर है कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो इस आर्बिट्रल अवार्ड से डील करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए, सेक्शन 36। जो सेक्शन 36 पढ़ेगा उसमें लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक इन्फोर्समेंट, इसमें लिखा हुआ है ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। ओके, अब 26 नंबर सवाल देखते हैं कि जब सेक्शन 78 सब क्लॉज 2 और बीएससी 2024 ये कहता है प्रीजम्पशन अबाउट द ऑफिसर साइनिंग और सर्टिफाइंग अ डॉक्यूमेंट। क्या प्रीजम्पशन लेना है,
क्या प्रिजम्पशन होता है जब कोई ऑफिसर डॉक्यूमेंट को साइन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑफिसर हेल्ड द ऑफिशियल कैरेक्टर क्लेम्ड व्हेन साइनिंग और सर्टिफाइंग द डॉक्यूमेंट। ये देखना है कि उसके पास ऑफिशियल कैरेक्टर हो। ओके, अब है 27 नंबर सवाल कि अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट से भी देखेंगे तो 5-6 सवाल कंटिन्यूअसली दिया गया, साथ साथ दिया हुआ है कि अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द डिवोर्स पर्सन टू मैरी अगेन, क्या रिक्वायर है इसमें से? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सिर्फ नन ऑफ दिस, यही इसका आंसर सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि आरती और राजेश दो आदमी हैं जिन्होंने 5 साल से शादी कर ली है, जो अक्सर होता है इंडिया में। अब आरती को क्रुएलिटी मिल रही है भाई राजेश की तरफ से, हिंसा हो रहा है इसके खिलाफ, इमोशनल और मेंटल, गाली गलौज, ताने मारना, जो अक्सर शादी में होता है, नॉर्मल है मतलब हमारे लिए तो। पर ठीक है, यहाँ पे एक आरटी डिसाइड कर लेती है कि उसको डिवोर्स केस फाइल करना है ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 13(1) IA ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, कौन सा इसमें ग्राउंड सही पाया जाता है? ठीक है, अब पहला ग्राउंड क्या है? पहला ग्राउंड है कि क्रुएलिटी के बेसिस पे, एज लॉन्ग एज प्रूव्स दैट मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी है, ये पहला ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड क्या है? दूसरा ग्राउंड है कि वो डिवोर्स कर सकते क्रुएलिटी एज ये रिकॉग्नाइज नहीं है अंडर हिंदू मैरिज, गलत है, क्रुएलिटी तो रिकॉग्नाइज है इसलिए गलत हो जाएगा। आरती मस्ट प्रूव राजेश क्रुएलिटी वाज इंटेंशनल, ऐसा कुछ नहीं, अनइंटेंशनल भी चलेगा। आरती कैन सीक ओनली डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडल्टरी, गलत है ये भी, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द मैटर्स ऑफ दया भाग वेयर दया भाग इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल्स, तो ये है मिताक्षरा। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए। निशा और आकाश आकाश जो है वो सेपरेट, अलग अलग हो, डिवोर्स लेते हैं। ठीक है, अब वो लोग, उनका बच्चा एक आरव जिसका कस्टडी चाहते हैं। निशा प्राइमरी केयर गिवर है, ठीक है, लेकिन आकाश ये क्लेम करता है कि वो बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आरव को। ठीक है, अब ये कोर्ट पहुंचते हैं फॉर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। अब इसमें कहता है कि कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, प्राइमरी क्या कंसिडर करेगा, डेफिनेटली वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बच्चों का सबसे बढ़िया भविष्य कहाँ होगा वही देखा जाएगा। अब ये 30 नंबर 1 क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, मैच करना है हमें। चलो अब 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो कहते हैं स्पोकन वर्ड्स का मतलब क्या है, ये है सुन्नतुल कौल। ठीक है, तो ये पहला से ए से मिलेगा। दूसरा, दीपिका वर्सेस सीएटी जो है वो कौन सा केस है, ये है चौथा टिपिकल रिलेशनशिप केस था। साइलेंस का मतलब होता है सुन्नतुल तकरीर। एस कौर वर्सेस जो करतार सिंह का केस है वो था एक कस्टमरी लॉ के रिलेटेड। और सायरा बानो वर्सेस ये ट्रिपल तलाक नॉट मेंटेनेंस, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। तो ये जगह इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका तो देखना पड़ेगा, पहला ये बी, दूसरा 4, तीसरा 3, यही है, बी ही इसका करेक्ट आंसर। 31 का हो जाएगा बी। ओके, अब देखते हैं कि विच सेक्शन डिस्कसेस विथ रिगार्ड्स टू सपिंदा रिलेशनशिप अंदर हिंदू मैरिज। सपिंदा रिलेशनशिप कौन सा सेक्शन डील करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 3F1 एंड 2, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G एंड 5-4। अब कहता है द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑन कंजुगल राइट्स इज गिवन इन सेक्शन विच ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देख रहे हो कंटिन्यूअसली हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा सी, 9, इस लड़के ने सही बनाया है। ठीक है, अब 34 नंबर सवाल ये कहता है कि इन विच केस अ प्रिजन इनमेट सेंट अ लेटर टू सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइबिंग फिजिकल टॉर्चर, शारीरिक प्रताड़ना, which became a pioneer in the public interest litigation, though the court later abandoned the practice of considering letters। ऐसा कौन सा केस में हुआ था, ध्यान से देखो, ये सुनील बत्रा वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इसमें नहीं हुआ है। मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनिवर्सिटी, इसमें भी नहीं हुआ है। नरसिम्हा राव केस, इसमें भी नहीं। हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार केस, इसमें हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद फिर से एक सिचुएशन क्वेश्चन है कि अर्ली 1980s में एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप सेवरल एक्सप्लॉयटेशन डिस्कवर करता है फॉर लेबरर्स, जो वर्कर्स हैं, इन स्टोन क्वारीज नियर दिल्ली, दिल्ली के आसपास। द वर्कर्स इंक्लूडिंग मेनी चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं इसमें, वेयर वर्किंग इन एक्सट्रीमली हैजार्डस कंडीशंस, इंडस्ट्री में अक्सर ये होता है। लिविंग इन मेकशिफ्ट शेल्टर्स, छोटे मोटे बना करके झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। वेयर इफेक्टिवली ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ डेट एंड फोर्स्ड लेबर। डेट मतलब वो कर्ज में फंस गए हैं, उसके बाप ने दादा ने कर्ज लिया होगा, बेटा चुका रहा है, ये एक तरह से स्लेवरी है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी। ठीक है, अब द कंडीशन रिवील्ड सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, स्लेवरी अलाउड नहीं इंडिया में। द सुप्रीम कोर्ट वाज अप्रोच टू टुक इनटू
the dire circumstances of the working persons there, and one of the following views of the court was sustained in said case, identified from the following. अब उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि जजमेंट में क्या था, तो आपको जजमेंट भी कंटिन्यूअसली पढ़ना है। पहला ऑप्शन क्या है कि द जजमेंट प्राइमरी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मॉनेटरी कॉम्पनसेशन टू द अफेक्टेड लेबरर्स विदाउट एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इश्यूज ऑफ द बॉन्डेड लेबर, गलत। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर एज फंडामेंटल राइट, ये है सही। derived from the right to life and human dignity under Article 21. Answer B correct है। The court ruled that only government agencies, not social activists, could file the petition concerning labor rights. गलत है ये। The court established that the right to free legal aid is a mere descriptive directive principle and cannot be enforced in fundamental. गलत है ये। अब देखो 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि दो स्टेटमेंट पढ़ना है हमें कि पहला, इन PIL cases court plays a passive role similar to traditional cases। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है नहीं हुआ। पहले दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि PIL इज प्राइमरली फोकस ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट, सही है, और ये भी सही है। गलत, दोनों गलत है ये। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऐसा नहीं, PIL तो तुम किसी भी चीज पे दायर कर सकते हो यार, जाकर कर दो दायर, तुम्हें मन करता है तो। ठीक है, अब इन्हें देख लेते हैं कि फातिमा एक मुस्लिम वुमेन है, उसको डिवोर्स मिला उसके हस्बैंड इमरान से। दो लड़का है, एक फातिमा, एक लड़का है इमरान, इन दोनों का तलाक हो रहा है। अब फातिमा से मेंटेनेंस चाहिए फातिमा को इमरान से अपने लिए, और साथ में इसके पास दो माइनर चिल्ड्रन हैं। अब इमरान आर्ग्यू करता है फातिमा से वापस शादी करने के लिए, सॉरी, फातिमा ने शादी कर ली है किसी से, देयरफॉर वो किसी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। अंडर मुस्लिम लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फातिमास क्लेम फॉर मेंटेनेंस। अभी बताओ कि मुस्लिम लॉ के अनुसार फातिमा को मिलेगा क्लेम कि नहीं मिलेगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि एंटाइटल मेंटेनेंस के लिए तभी होगी 3 महीने के लिए, गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा ड्यूरिंग इद्दत पीरियड फॉर हर चिल्ड्रन व्हाइल दे आर सपोर्टिंग, सही है, बी तो सही है। अब आगे भी ऑप्शंस देख लेते, हो सकता है इससे ज्यादा करेक्ट कोई मिल जाए। तो फातिमा कैन क्लेम मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन इनडेफिनेटली इररिस्पेक्टिव ऑफ हर मैरिज, गलत, ऐसा नहीं है। फातिमा इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी हैज मैरिड। अगर उसने प्रूव कर दिया, अगर इसने कोर्ट में, जो इमरान है उसने प्रूव कर दिया कि फातिमा की शादी हो चुकी है, तो ये सही वैलिड हो जाएगा। लेकिन पता नहीं प्रूव किया कि नहीं है। लेकिन कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो, बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन सा ये बेस्ट डिफाइन करता है? तो पहले लॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन, गलत। लॉज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अंडर पावर्स गिवन टू देम बाय द पार्लियामेंट, ये सही है। ओके, तो 38 का हो जाएगा बी। अब 39, 2020 में धोरोडो विलेज पंचायत इलेक्शन होता है, नहीं हो पाया। पंचायत इलेक्शन नहीं हो पाया कोविड पैंडेमिक की वजह से, जबकि पंचायत का जो टेन्योर था वो एक्सपायर हो गया, 1 साल से ज्यादा एक्सपायर हो गया। अब जो मिस्टर हरिबंस है वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं दैट ईयर, और पंचायत पोस्ट डिसोल्यूशन की बात करते हैं, पावर इसको पंचायती राज एक्ट के अंदर जो है उसको डिसॉल्व करने के लिए, और अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 100 पर डे के हिसाब से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस दिस इज अलाउड और रिस्ट्रिक्टेड। तो ये बताना है किस केस में इसे अलाउ किया गया और रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो इसका पटना यूनिवर्सिटी ये वाला गलत केस है, दूसरा केस है जलान ट्रेडिंग, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज तो नहीं, ये एमसीडी वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स वाला जो केस है उसमें हुआ था। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इसमें से कौन सा ग्राउंड है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? तो इलीगलिटी तो है, इरेशनलिटी भी है, प्रोपोर्शनलिटी भी है, पब्लिक ओपिनियन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली 4। ठीक है, अब जो 41 नंबर सवाल है वो है कि व्हाट डज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स टू प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो पहला, सिचुएशन वेयर टू प्रोफेशनल डिसएग्री, गलत, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड लॉज, गलत। अ सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रोफेशनल ड्यूटीज, यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फिर से एक सिचुएशनल सवाल है कि एक एडवोकेट है मिस्टर एक्स जो क्लाइंट मिस्टर वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस। अब यहाँ पे क्या है, सीपीसी लगेगा। ठीक है,
ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एडवोकेट मिस्टर एक्स एक्सेप्ट कर लेता है एक ब्राइब। एक्स कौन सा है? एक्स एडवोकेट है। एडवोकेट को मिल गया घूस फ्रॉम अपोजिट पार्टी टू डिले द केस, कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू मिस्टर वाइज इंटरेस्ट। डेफिनेटली अगर इसको घूस मिल गया है को, तो उसके ऑपोजिट पार्टी मान लो जेड है, उसके फेवर में काम कर देगा, डिले कर देगा जजमेंट को। मोर ओवर मिस्टर एक्स फेल टू इन्फॉर्म हिज क्लाइंट अबाउट द क्रिटिकल हियरिंग डेट्स। अब वो डेट्स के बारे में नहीं बताता है वाई को कि कब तुम्हारा डेट है, लीडिंग टू एडवर्स जजमेंट, जिससे उल्टा जजमेंट हो जाता है। अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा वो हमें देखना है कि इट इज ओनली एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। ये तो प्रिवेंशन के है, पर क्या ओनली है आगे भी देख लेते हैं। इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर भारतीय न्याय संहिता, नहीं, गलत है ये वैलिड नहीं होगा। इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं। इट इज वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, से भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ जो एक्ट चलेगा वो चलेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, और उसी के अंदर सजा होगी वही उस पर वैलिड होगा। अब 43 नंबर है। अब कहता है द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्रिमिनल नेचर होता है? नहीं। सिविल और क्रिमिनल? नहीं, ये दोनों में से कोई भी नहीं। क्वासी क्रिमिनल होता है, ये सही है। अर्ध आपराधिक, अर्ध आपराधिक, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये फिर से असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या कहता है कि गिव टू स्टेटमेंट, हमारे पास एक असर्शन एक रीजन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स इन पीआईएल केसेस, ये सही है गलत है? तो स्टेटमेंट तो सही होता है असर्शन में हमेशा, उसका रीजन सही है गलत है वो निकालना होता है। अब PIL allows any public spirited person to approach the court, यहां तक तो लाइन सही लग रही है। on behalf of those who cannot represent themselves, सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए को रिप्रेजेंट भी कर रहा है आर, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अब 45 देख लेते हैं कि एज पर सेक्शन 284 क्लॉज जो है, शेयर्स मींस शेयर इन द शेयर मार्केट, शेयर कैपिटल पे कंपनी, इंक्लूडिंग स्टॉक्स, ये सिर्फ स्टॉक्स की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 46 नंबर सवाल देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर, प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? प्रोवाइड्स फॉर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब फिर से एक सिचुएशनल सवाल है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सूरत में है, जिसका नाम है एक्स, हैज बीन डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड। अब यहाँ पे अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज करता है नियर बाई रिवर। अक्सर लोग कर रही हैं, कंपनियां कर रही हैं, वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन EPA एंड वाटर एक्ट। दिस हैज रिजल्टेड इन सीवियर पोल्यूशन, से पोल्यूशन हो रहा है, मेकिंग रिवर्स अनसेफ, वाटर को पानी नहीं पी सकता, हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, ह्यूमन लाइफ को हार्म कर रहा है और एक्वेटिक लाइफ को भी कर रहा है। लोकल फार्मर्स और रेसिडेंट्स जो हैं, जो उस रिवर पर डिपेंडेंट है फुली इरिगेशन के लिए और डेली नीड्स के लिए, वो उनको हेल्थ इश्यूज हो रहा है, क्रॉप फेलियर्स हो रहा है, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, सही है, हो रहा है। Despite multiple complaints to the local pollution control board, no action has been taken against the company. कंपनी पर कोई एक्शन कंट्रोल बोर्ड नहीं है, क्यों? पैसा खा के बैठा हुआ होगा। Based on the above problem, select the correct answer. It is violation of section 40 of the Water Act. गलत, ऐसा नहीं, 40 में तो कुछ और लिखा हुआ है। It is not violation of the provisions of law stated in the problem, गलत। It is violation of section 23, नहीं, section 23 में भी अलग है, 24 के अंदर है एक्चुअली। ये वायलेशन जो है वो सेक्शन 24 के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following acts is popularly known as umbrella legislation? Environmental Protection Act, EPA, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स बने हैं। 49, which of the following is or are included under section 21W of the IT Act describing intermediary? इंटरमीडिएट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो साइबर कैफे आएगा इसके अंदर, टेलीकॉम रेगुलेटरीज आएगा इसके अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं आ रहा, अभी भी इसको कवर नहीं कर पा रहा है। IT प्रोवाइडर्स, IS प्रोवाइडर्स, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो ये 50, अप्रोप्रिएट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हेल्प रिड्यूस थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड काउंटर एनी परसेप्शन ऑफ पॉसिबल बायस। इसमें से प्रोसीजरल सेफगार्ड कौन सा नहीं है, कौन कौन नहीं है, वो पूछ रहा है। सब है। तो फ्रॉडलेंट मैनर गलत है। प्रोवाइडिंग पीयर रिव्यू फॉर वैल्यूएशन इफ नेसेसरी, ये सही है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी प्रायर एसोसिएशन विद द क्लाइंट, ये भी सही, ये भी गलत है। नॉन डिस्क्लोजर एनी पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ दूसरा वैलिड आंसर है। ठीक है, अब देखो
Which of the following is or are included under definition of employer? एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टर हटा दो, बाकी सब है। ऑक्युपायर भी है, मैनेजर भी है, मैनेज डायरेक्टर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, अब देखो 52 नंबर सवाल है और ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? कौन सा सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर ऐड हुआ है? मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह भी ऐड हो गया ना, तो ये भी ऐड हो गया है, ग्रेचुइटी वाला भी ऐड हो गया, बोनस वाला भी ऐड हो गया, एम्प्लॉय एक्सचेंज वाला भी ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा सी। चारों सही है, इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं 53 नंबर सवाल कि विच हैव नॉट बीन सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से कौन सेटअप नहीं हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, ताकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसे उसका सुलझाव किया जाए? तो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, ये जो है सिर्फ इन्वायरमेंट के रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स है, उसके लिए इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो लॉज है उसको एनफोर्समेंट के लिए बना है। लेबर कोर्ट्स वगैरह तो बना ही है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स भी बना है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स भी बना है। सिर्फ यही एक आंसर है जो सुटेबल आंसर है। अब फिर से एक सिचुएशनल सवाल है कि एक्स वाई जेड टेक्सटाइल एक कंपनी है जो रिसेंटली 4 वर्कर्स को टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कॉम्पनसेशन। कोई कॉम्पनसेशन नहीं देता, वर्कर को सीधे निकाल देता है। द टर्मिनेशन वाज बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स। कुछ मिसकंडक्ट, अब कंपनी वाले तो कुछ भी मिसकंडक्ट बता सकते हैं। The company issued a show cause notice and disciplinary inquiry was also conducted against them. दोनों चीज, show cause notice भी दिया है, disciplinary inquiry भी किया है। On the basis of recommendations of the committee, committee बना, recommendation दिया, the services of these employees were terminated. ये बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं आजकल के देश में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The workers claimed that the retrenchment compensation was rejected by the management. Aggrieved by the rejection, workers have filed a complaint in the labor court. वो labor court जाते हैं under the provision of Industrial Dispute Act 1947. अब कहता है based on ever problem select the correct answer. Correct answer क्या है वो select करें। The termination amounts to layoff, hence compensation will be awarded. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। The termination amounts to retrenchment, hence compensation will be awarded. गलत, layoff है इसलिए अलाउड होगा। The termination violates the provisions under Industrial Dispute Act 1947, hence the compensation will be awarded. गलत। The termination does not amount to retrenchment, hence no compensation. ये भी गलत। तो सिर्फ पहला इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। 55 नंबर सवाल पर हम पहुंच गए हैं और ये कहता है कि मालती एक स्मॉल बिजनेस ओनर है। देखिए बहुत सारा सिचुएशनल सवाल दिया गया है इसमें। मालती है जो एक बिजनेस की मालकिन है, एक ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर रन कर रही है। अब उसने रिसेंटली ये नोटिस किया है कि उसका वेबसाइट हैक किया गया है और उसका जो कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका पेमेंट डिटेल्स, वो चुरा लिया गया है। उसके बाद उसके जो कुछ कस्टमर्स उन्होंने रिपोर्ट किया अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को भी रिपोर्ट कर रहे हैं on their accounts. A Malti wishes to file a complaint against the incident. On the basis of the above problem, select the correct option. मालती एक बिजनेस ओनर है, उसका एक मान लो ई कॉमर्स अमेजन जैसा कोई वेबसाइट है, उस पे शॉपिंग करते थे लोग, उसमें कुछ डेटा था उनका, वो चोरी हो गया, उनके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। अब मालती जो है वो कैसे डील करेगी, और उसी पर सवाल का क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन में चूज करो। ठीक है, तो इट इज पनिशेबल ओनली अंडर क्रिमिनल लॉज। गलत, ऐसा नहीं है। इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट। सही है ये तो। The customers do not have any legal remedy। गलत है। It is punishable under 66 of the IT Act। ये तो सही है, लेकिन अगर हम देखें तो कस्टमर कैन ऑल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। तो अगर ये देखे लाइन तो पूरा सही है, लेकिन इसको ये कंप्लीट कर देता है बी वाला, क्योंकि इन्हें कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है, इसलिए बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि जहां पे काम करते हो वहां से निकल जाओ। मिस्टर ए ने रिफ्यूज कर दिया। मिस्टर बी कलेक्टेड सम हिज वर्क, अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा करते हैं और मिस्टर ए पे लगा देते हैं। दे टकिंग अप देमसेल्व्स, अपने जो कपड़े हैं उसको आस्तीन को चढ़ाता है और थ्रेटन करता है कि प्लेंटिफ की गर्दन तोड़ देगा, मतलब एक ही गर्दन तोड़ देगा अगर वो नहीं गया वहां से उठ के। तो विच अंडर विच टॉर्चरस एक्ट मिस्टर ए कैन फाइल द केस? असॉल्ट, असॉल्ट के अंदर आएगा ये डेफिनेटली। अब दूसरा एक सवाल है, फिर से सिचुएशनल सवाल है। देखो कितने सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस आए हुए हैं, और यहीं से मान लो कि जुडिशरी की भी तैयारी आपकी चल रही है पैरेलल में, उसमें भी ऐसा ही सिचुएशनल सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये देखो। मिस्टर जे नोइंग वाइल टेकिंग द लिफ्ट दैट ड्राइवर मिस्टर टी। अब देखो मिस्टर जे एक आदमी है और मिस्टर टी ड्राइवर है, उससे लिफ्ट ले रहा है मिस्टर जे, जो कि मिस्टर जे टी क्या है, मिस्टर टी ने दारू पी रखी है। अब कार में एक्सीडेंट हो जाता है और मिस्टर जे को होती है इंजरी।
C5 has filed the case for compensation. अब उसने मिस जे ने, नॉट मिस्टर जे, मिस जे ने केस फाइल किया कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए. Which defense could be claimed by Mr. T? मिस्टर टी के द्वारा कौन सा डिफेंस क्लेम किया जा सकता है? एक्ट ऑफ गॉड नहीं, इनविटेबल एक्सीडेंट नहीं, एक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं, वॉलंटरी नॉन फिट इंज्यूरा, ये क्लेम किया जा सकता है. ठीक है. अब देखो 58 क्या कहता है सवाल. 58 कहता है कि मिस्टर के इज ओनर ऑफ ए बिल्डिंग कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ रूम्स. मिस्टर ए का बिल्डिंग है, मान लो पीजी रूम्स जैसा है, which has derived considerable income by letting them Mr. Y. Mr. Y को उसने दे दिया है, मिस्टर के ने मिस्टर Y को दे दिया रेंट पे. नहीं नहीं नहीं, उसने बस रेंट पे दे दिया. ठीक है. मिस्टर वाई जो है वो बगल वाले कॉटन मिल का ओनर है. मिस्टर ए एक बिल्डिंग का ओनर है, मिस्टर वाई एक कॉटन मिल का ओनर है. ए के जो है वो पीजी मिल को दे, मान पीजी जैसा चला रहा है. अब वाई जो है उसने एक कॉटन मिल बनाया है, कब? मिस्टर के ऑक्यूपेशन के बाद. अब इसकी वजह से हो रहा है नॉइज, स्मोक, और इसलिए मिस्टर के को लॉस हो रहा है. एग्जामिन द रिलेवेंट टॉर्ट फॉर द केस. अब बताओ कि इस केसेस को देखो कौन सा इसमें आएगा. तो क्या ट्रेसपास आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा. न्यूजेंस नहीं आएगा, नेग्लिजेंस नहीं आएगा, डमनम सेंस इंजोरी आएगा इसके अंदर. ठीक है. अब ये 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक कोलिजन होता है दो बस के बीच में. वन जो है वो गवर्नमेंट का बस है और दूसरा जो है प्राइवेट बस है. प्राइवेट बस जो है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, गवर्नमेंट बस तेजी से आ रही थी. नीदर कोई भी स्लो नहीं होता है. डिटरमिन द टॉर्सियस एक्ट. टॉर्सियस एक्ट क्या है उसे डिटरमिन करना है इसमें. गवर्नमेंट बस नेग्लिजेंट गलत है, ये नहीं होगा. इनएविटेबल इंसिडेंट गलत है. कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दोनों का नेग्लिजेंस, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब देखो 60 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं और वो क्या कहता है कि द टर्म इनकम डिस्क्राइब्ड इन इनकम टैक्स एक्ट अंडर विच सेक्शन. तो सेक्शन 224 यही टर्म डिफाइन करता है कि इनकम क्या है. अब फिर से एक सिचुएशनल सवाल है कि मिस्टर एक्स ने कुछ पैसा जमा कर दिया. कितना? 65,000 रुपए 5 साल में. 5 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस में टू अवेल टैक्स डिडक्शन अंडर 80C. हम सब करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज है सभी कर रहे हैं. ठीक है. अब मिस्टर ये अज्यूम करते हैं कि मिस्टर एक्स ने कॉन्सेशनल टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसई को नहीं ऑप्ट किया था अंडर आईटी एक्ट. तो एवा प्रॉब्लम पे सबसे जो सही ऑप्शन से चूज करें वो क्या है कि मिस्टर एक्स इज नॉट गिल्टी ऑफ आइदर टैक्स डिविजन और टैक्स अवेयरनेस. सही है. नो टैक्स डिडक्शन कैन बी अवेल्ड अंडर एटीसी. गलत. इट इज अनलॉफुल टू एक्ट टू ट्रीट प्रोविजनल एक्सपेंडिचर. गलत. मिस्टर एक्स इज गिल्टी ऑफ टैक्स एवेजन. गलत है ही नहीं. ओके. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अब ये फिर से असर्शन रीजनिंग वाला सवाल है कि पहला सवाल दूसरा सवाल, पहला का दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. ठीक है. तो क्या पहला सवाल है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. हम सबको पता है यार कि एग्जेम्प्टेड है, तो पहला तो सही है. क्लियर है. अब दूसरा, tax on non-agriculture is in the case of non-agriculture income exceeds the basic exemption limit and agriculture income exceeds 5,000 is determined by the scheme of partial integration of non-agriculture income with agriculture income. दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब आगे मूव करते हैं कि मिस्टर जे एक बैंकर है who refuses to honor check of मिस्टर एफ. मिस्टर एफ एक चेक देता है, मिस्टर जे कहता है मुझे नहीं चाहिए चेक, मुझे कैश में दे दो. Thou C was having sufficient balance, उसके पास sufficient balance है अकाउंट में, yet it does not suffer any loss to Mr. F. Miss F. Miss F can file a case under which scenario. किस केस में मिस्टर एफ जो है, मिस एफ जो है वो केस फाइल कर सकती है? ये होगा इंजूरिया सीने डैमनम. हमने पहले ही पढ़ा. इससे सवाल दो सवाल ऐसा मिला जो हमें इंजूरिया से डैमनम का रिलेटेड था. अब देखो 64 नंबर सवाल क्या है. 64 नंबर सवाल है कि एन अग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज स्टेटेड इन void is stated to be void under which section? It is stated to be void under section 2G 2Z. ओके. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 65 नंबर सवाल क्या कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? दिस इज सेक्शन 142 टू 144. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे फिर से एक जो है सिचुएशनल सवाल है कि ए जो है वो रियल स्टेट डेवलपर है जिसने कॉन्टैक्ट किया बी के साथ, जिसके पास एक लैंड है, पीस ऑफ प्राइम लैंड है, बढ़िया लैंड है.
फॉर द परचेज ऑफ हर प्रॉपर्टी, उससे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। ए जो है वो बी की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। अब देखो, द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट ए वुड हैव टू पे 50 lakhs, ए को 50 लाख देने होंगे एडवांस में और रिमेनिंग 1 करोड़ देने होंगे 6 महीनों में। उसमें बी ने रिटर्न किया अग्री टू ट्रांसफर द टाइटल टू द लैंड, ठीक है। हाउएवर आफ्टर रिसीविंग द एडवांस पेमेंट, अब एडवांस उसको मिल गया, बी ने रिफ्यूज कर दिया सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्लेमिंग दैट सी रिसीव्ड अ बेटर ऑफर, उसको एक बेहतर ऑफर मिल गया फ्रॉम अनदर बायर। अब ए डिमांडेड द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, बट बी डिनाइड हिज क्लेम। ए हैज टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अब ए को केस करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव प्रॉब्लम सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर क्या है वही हमें सेलेक्ट करना है। तो ए में फाइल अ सूट इन स्पेशल कोर्ट constituted under a specific relief act, ये सही है, कर सकता है ये। ए में फाइल अ सूट इन सिविल कोर्ट नहीं, हैविंग पावर्स अंडर सीपीसी, गलत। नो सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट ए एज देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गलत, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है। ए में फाइल अ सूट इन क्रिमिनल कोर्ट हैविंग द पावर्स ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, गलत, क्रिमिनल कोर्ट तो आएगा ही नहीं इसमें, तो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब है 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल क्या कहते हैं कि ए ट्रांसफर्स अ पीस ऑफ लैंड टू बी, फिर से लैंड वाला लैंड डिस्प्यूट्स है। ए जो है पीस ऑफ लैंड बी को देता है ऑन द कंडीशन दैट बी शैल नॉट ट्रांसफर द लैंड टू एनीवन इन द नेक्स्ट 10 years, 10 साल में नहीं बेच सकता बी। इन केस बी हैज नो राइट टू ट्रांसफर द लैंड टू समवन एल्स इन 10 नेक्स्ट 10 years, ठीक है, 10 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब सही आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। इट अमाउंट्स टू कंडीशनल लिमिटेशंस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सही है। इट अमाउंट्स टू सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गलत। इट अमाउंट्स टू कंडीशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गलत। इट अमाउंट्स टू कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी गलत। कंडीशनल लिमिटेशंस है सिर्फ इसमें, ओके, ठीक है। अब 68 नंबर सवाल है कि मिस्टर राजेश ने इशू किया एक चेक 50,000 का टू हिज सप्लायर मिस्टर शर्मा, एक मिस्टर राजेश है एक मिस्टर शर्मा है। राजेश ने चेक दिया शर्मा को फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज व्हेन मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड द चेक, जब मिस्टर शर्मा ने चेक को डिपॉजिट किया बैंक ने उसे रिटर्न कर दिया इनसफिशिएंट फंड्स बोल करके कि पैसा ही नहीं अकाउंट में। अब इसको बोलते हैं चेक बाउंस के केस से, बोलते हैं वही है यहाँ पे। अब ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए जो है ए कंप्लेंट इन राइटिंग टू बी मेड बाय मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा एक कंप्लेंट राइटिंग में देगा विद इन 1 month फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक, ऐसा अगर कुछ नहीं है, 3 महीना तक उसके पास टाइम है, इसलिए 3 months वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज, ऐसा तो नहीं जो रेंट फ्री एग्रीमेंट तो होता ही नहीं है, जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर हैं, ऐसा रेंट फ्री एग्रीमेंट तो कहीं होता नहीं है, इसे परक्विजिट्स के तौर पे देखा जाता है अंडर सेक्शन 17(2) ऑफ द इनकम टैक्स। हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी इन्फोर्स्ड, जो स्पेसिफिक रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गलत। पोजीशन उसके पास होना चाहिए और वही रिकवर कर सकता है, तो उसके पास पोजीशन होना चाहिए, इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब 71, which section of the law of contract defines a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal but not afterwards, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 5 में, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड फिर से सवाल आ गया, गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, तो सही है, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए कर सकता है, प्रोजेक्ट्स भी के लिए भी कर सकता है, और फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स भी कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब फिर से भूमि अधिग्रहण कानून के लिए रिलेटेड आ गया अधिनियम कि इंडिया हैज रिप्लेस्ड विच अर्लियर लेजिस्लेशन, पहले कौन सा लेजिस्लेशन था और अब कौन सा लेजिस्लेशन हो गया, तो पहले लेजिस्लेशन था 1894 वाला, अब आ गया 2013 में नया कानून उस पर। सोहम एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने एक मोबाइल ऐप बनाया फिट लाइफ, वो क्या देता है, पर्सनलाइज फिटनेस प्लान देता है, बेस्ड ऑन वेट हाइट वगैरह जो आपका मेजरमेंट उसको लेता है, आपका डाइट प्लान लेता है, आपका डेली शेड्यूल लेता है, एक्सरसाइज लेता है, और उसको एक डाइट प्लान देता है जो अक्सर अभी हेल्दी फार्मिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है। उसने अपना ऐप का नाम और लोगो ट्रेडमार्क करा लिया है।
और ऐप सोर्स कोड जो है वो कॉपीराइट कर लिया है। हाँ, वो 6 महीने बाद आफ्टर इट्स लॉन्च सोहम, पहला सोहम था, दूसरा भी सोहम ही है, उसने ये डिस्कवर किया कि इसने LIFE किया है, दूसरा LYFE कर दिया है। एक और ऐप आ गया जो इंडिया में होते रहता है, उसके पास सिमिलर लोगो है और फीचर्स है, और उसके पास इससे बड़ी कंपनी उसे मार्केट कर रही है, एक बड़ी कंपनी, टेक कंपनी है। सो हम को बिलीव करते हैं कंपीटिंग ऐप कॉपीड कर लिया इसके एलिमेंट्स को और सोर्स कोड को, और इंटेंशनली यूज कर रहा है LYFE ताकि लोग कंफ्यूज हो, सिमिलर नेम और लोगों की वजह से मिसलीड करे कस्टमर्स को। अब इस प्रॉब्लम पर करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो अंडर ट्रेडमार्क लॉ कैन सोहम क्लेम इन्फ्रिंजमेंट फॉर द यूज ऑफ सिमिलर नेम और लोगो बाय द कंपीटिंग ऐप, क्या वो कर सकता है, यही सवाल है। तो इसका जवाब है कि हाँ वो कर तो सकता है, इफ ही कैन प्रूव दैट द नेम्स आर कंफ्यूजिंगली सिमिलर, अगर वो प्रूव कर देता है तो। ठीक है, ओके, जो इस केस में तो डेफिनेटली है। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर द लिटरेरी वर्क्स इन इंडिया। लिटरेरी वर्क के लिए कितना साल है, तो 60 साल है, तो हमें पता है, पर 60 साल कब से है, तो 60 साल है लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 6 ईयर, जब ये मर जाएगा उसके बाद भी 60 साल तक उस पर कॉपीराइटेड रहे। अब 76 नंबर सवाल है। 76 नंबर सवाल क्या कहता है कि सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 किससे रिलेटेड है, तो यह है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। अब 77 नंबर सवाल है कि इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड, फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटाया जा सकता, और वो कहा है बालेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर केस में। ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा सी। अब 78 नंबर क्वेश्चन है कि बाय द व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लॉज 4B वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 16, 81, सही बताया इस बंदे ने, 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था ये। ओके, 79 नंबर सवाल क्या है। 79 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 106th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसने आर्टिकल 239 इंट्रोड्यूस किया फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, सही है। आर्टिकल 338 प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, ये भी सही है। इट एड्स टू 334 which states that amendment commenced after first instance will be checked in commencement of said act, सही है। The ever seated shall cease to have effect on the expiration of after 15 years from discharge, सही है भी। तो all of this इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब 80 नंबर सवाल में हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ के बाद सिर्फ 20 सवाल बचा है हमारा जो हमें करना है, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शॉर्ट करना है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, इसलिए मैं बहुत तेजी से आंसर्स बताते चले जा रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ। पार्लियामेंट इनैक्ट करता है 2024 में क्या, फेयर हाउसिंग एक्ट। उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए, सेक्शन 3 में प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन रेंटिंग एंड सेलिंग ऑफ हाउसेज बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और जेंडर, कि आप घर को बेचते समय रिलीजन, कास्ट और जेंडर में कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इंपोज अ पेनाल्टी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, 10 का पेनाल्टी ऐड करता है। और सेक्शन 10 में कहते हैं मैंडेटरी फॉर द लैंडलॉर्ड टू डिस्क्लोज द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ द ऑल द टेनेंट्स इन प्रीवियस 10 ईयर्स, ये पिछले 10 साल में आपको कौन कौन से धर्म के लोग इस घर में रहे हैं। ठीक है, अब एक सिटीजन है जो चैलेंज करता है सेक्शन 10 को, arguing that it violates the right to privacy under article 21। आर्टिकल टू राइट टू प्राइवेसी है, मैं क्यों बताऊं कि इसमें कौन कौन से लोग रह के उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स सेक्शन 10 is unconstitutional but upholds the other provisions of the law। What principle did the court apply in this decision? Doctrine of severability। ठीक है, अब आगे बढ़ो। 81 नंबर, द रिपोर्ट ऑफ कॉन्ट्र कैग, कैग रिपोर्ट आता है, रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ अ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू, किसको सबमिट करेगा, तो वो सबमिट करेगा गवर्नर को इसमें से। ठीक है, अब 82 नंबर सवाल है। 82 नंबर सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर कर कौन सा आर्टिकल ऐसा है, तो उसका आंसर है आर्टिकल 129। ठीक है, अब लो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इसका सवाल ही मिसिंग है, इसलिए इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। हालांकि इसका जो आंसर है 83 का वो ए सही मारा इस लड़के ने, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में हुआ था ये। और इसका सवाल था कि इन विच केस वाज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंदर जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो एक अथॉरिटी के फॉर्म में डिक्लेयर किया जा सकता है, और वो इस केस में अजय हासिया के केस में डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, अब 84 नंबर सवाल देखते हैं। 84 नंबर सवाल क्या कहता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, किसमें जीएसटी आ गया था, 101 नंबर, क्लियर है बी। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट बोथ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सिंपल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला।
अब 86 नंबर सवाल क्या है वो देखो। 86 नंबर सवाल ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसिडर्ड फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स। इसमें ऑप्शंस है कि व्हेन इंटेंशनली यूजेज फोर्स ओनली, गलत, ऐसा नहीं है। व्हेन इट इज यूज्ड इंटेंशनली विदाउट कंसेंट, ये सही है। कॉजिंग इंजुरी और फियर और अनोयंस, तो बी इज करेक्ट। मोर अप्रोप्रिएट, ये सही है पर ये मोर अप्रोप्रिएट है। व्हेन इट इज यूज्ड इन सेल्फ डिफेंस, गलत। व्हेन इट इज यूज्ड अनइंटेंशनली, गलत है। तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम फाइन है फॉर मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स अ करेंसी नोट और बैंक नोट अंडर सेक्शन 182(1) इज, ये 300 रुपए है इस पे फाइन, ठीक है। इसको आप अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं इसमें तो। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस 2020, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग डेथ और एनी अदर हार्म टू रॉन्ग डूअर इन विच ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड और अटेम्प्टिंग टू बी कमिटेड। कहता है कि 2023 में जो प्रावधान है उसमें संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध करने या करने के प्रयास वाले गलतकर्ता को जानबूझकर मृत्यु करित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तरित है। डकैती सही है इसमें, सूर्यास्त के बाद और में सेंधमारी भी सही है, चोरी ये नहीं है, गृह अत्याचार नहीं है इसमें, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। हाउस ट्रेसपास भी नहीं इसमें, सॉरी मैंने से गृह अत्याचार पढ़ लिया, गृह अतिचार है, हाउस ट्रेसपास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल पे पहुंच गए हम लोग, और राजेश एक आदमी है जिसके जो एक हीटेड आर्गुमेंट करता है सुनील के साथ। खैर दोनों लड़का है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। स्ट्राइक सिग्नल, अरे यार मार देता है आयरन रॉड से, अब तो बड़ा बात हो गया। द ब्लो फ्रैक्चर्ड सुनील साम, सुनील का हाथ तोड़ देता है। ही इज अनेबल टू यूज इट फॉर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल नहीं कर पाता उस हाथ को। मेडिकल रिपोर्ट्स कंफर्म दैट द फ्रैक्चर अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस इंजरी हुआ है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज राजेश कमिटेड, कौन सा इसमें से ऑफेंस कमिट कर लिया उसने। तो ये पहला ही आंसर होगा इसका, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। चलो आगे बढ़ते हैं। अमित, फिर से एक सिचुएशनल सवाल है कि अमित इंटेंडिंग टू कॉज डेथ ऑफ विजय, अमित की वजह से विजय की मौत होती है। अटैक्स हिम विथ अ नाइफ, मारने की इच्छा से विजय पर एक चाकू से अटैक कर रहा है। विजय सस्टेन्स सीवियर इंजुरी एंड डाइज ऑन द स्पॉट, मर जाता है वहीं पे। इन्वेस्टिगेशन ये रिवील करता है कि अमित एक्टेड विद द नॉलेज ऑफ दैट ही हिज एक्शन विल लाइकली टू कॉज डेथ, उसको पता था अमित को कि इससे मौत हो सकती है, बिल्कुल चाकू मार रहा है। हाउएवर देयर इज नो एविडेंस फॉर प्रीमेडिटेशन और इंटेंट टू मर्डर विजय, मतलब वो आदमी आता है आपके घर में लेकिन मारने की इच्छा से नहीं आता, ये साबित नहीं हो पा रहा है, पर मार देता है। तो अब कौन सा इसमें से ऑफेंस कमिट कर दिया उसने। अगर उसने मारने की इच्छा से आता तो 302 हो जाता, नहीं मारने की इच्छा से नहीं आया तो इसलिए 304 चला जाएगा। तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, तो 90 का हो जाएगा ए। अब 91 ये जो है कि विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, आर्टिकल 105 सही है। पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 और 12 इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस, किस में इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर भी है ए ऑप्शन 65, सेक्शन 65 में इससे रिलेटेड जो भी है वो सजा लिखा हुआ है। और सवाल नंबर 93 है कि अ न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीएनएस, बीएनएस में स्नैचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन से सेक्शन में स्नैचिंग को डिफाइन किया गया है। 304 में डिफाइन किया गया है, करेक्ट आंसर है। अब 94 नंबर सवाल है, फिर से एक सिचुएशनल सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे सवाल है और एक जवाब चुनना है। तो सवाल यह है कि मिस्टर पटेल एक पुलिस ऑफिसर है जिसको एक कंप्लेंट मिलती है और इंफॉर्मेशन मिलता है दैट राजू, मिस्टर पटेल को राजू की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राजू एक बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व है और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज को छुपा भी रहा है, मदद कर रहा है अपनी खेत में, छुपा दिया। ऐसा दो विलेजर ने बताया, दो गांव के लोगों ने बताया कि जो राजू है उसने बैंक रॉबरी की है और पैसे को खेत में छुपा दिया है। उसके बारे में मिस्टर जो पटेल है वो अरेस्ट तो कर सकते हैं विदाउट वारंट, कब अरेस्ट कर सकते हैं यही सवाल है। ही राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली इफ ही कमिट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर पटेल, ये तो हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिंस द रीजनेबल कंप्लेंट अगेंस्ट राजू हैज बीन रिसीव्ड, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन एग्जिस्ट ड्यू टू टेस्टिमनी ऑफ विलेजर्स, ही कैन इमीडिएटली बी अरेस्टेड, यस
इमीडिएटली अरेस्ट हो सकता है। राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली व्हेन ही ट्राइज टू एस्केप और रन अवे, गलत, ऐसा नहीं है। राजू कैन बी अरेस्टेड सो एज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, इसलिए 4 भी सही है। किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट होगा ये, ठीक है। तो इसमें दूसरा और चौथा से, इसलिए आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमने 94 नंबर सॉल्व कर लिया, हम पहुंचते हैं 95 के पास कि बीएनएसएस में इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, किसी भी एरिया में क्राइम हो कहीं भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। दिस एफआईआर इज नोन एज जीरो एफआईआर। तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि BNSS mandates a forensic team to visit the crime scene to collect evidences for offense punishable and imprisonment for last up to, option B is the correct answer, 7 years। जब 7 साल का होगा सजा, उसमें फॉरेंसिक टीम जा करके ऐसे क्राइम्स जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, उसमें फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब 97 नंबर सवाल देख लेते हैं, वो क्या कहता है कि विच सेक्शन ऑफ BNSS अलाउज फॉर ट्रायल्स इन एब्सेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के एब्सेंस में ट्रायल्स कब हो सकता है, तो ये है सेक्शन 356 के अंदर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब है 98 नंबर सवाल कि विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस तो कितना जुड़ा हुआ सवाल देख रहे हो भाई, फटाफट फटाफट सवाल आ रहा है। फैसिलिटेट्स ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है, कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सेक्शन 530 के अंदर, करेक्ट है। अब 98 फिर से बीएनएसएस से सवाल है कि which section of BNSS repeals the code of criminal procedure, सीआरपीसी को कौन सा कोड हटा रहा है, कौन सा सेक्शन हटा रहा है, रिपील कर रहा है, इसका आंसर है 531, ये रिपील कर देता है। अब अमित, एक फिर से सेशन सवाल है कि अमित एंड रानी डिसाइड्स टू ब्रेक इनटू अ हाउस। अमित और रानी मतलब ये मान लो जो था ना एक मूवी आया था, कौन है इसमें, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी दोनों ने मिलकर चोरी की थी, अब नाम भूल गया मूवी का कौन सा था, पर ये दोनों मिलकर चोरी करते हैं रात में विद द इंटेंट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स। डेफिनेटली चोरी करेगा तो जो महंगी चीज है उसे ही चुराएगा। एक क्रोबार का इस्तेमाल करते हैं दरवाजा तोड़ के घुसने के लिए, जो फायरमैन जनरली इस्तेमाल करते हैं दरवाजा तोड़ के घुसने के लिए, ताकि लोगों को बचाया जाए, ये लोग तोड़ के घुस रहे हैं ताकि चुराया जाए, ठीक है। बट बिफोर दे कैन टेक एनी, कुछ लेने से पहले ही ओनर विक्रम जो है वो पहुंच जाता है घर पे। अब अभी तो रानी पैनिक हो जाते हैं और भाग जाते हैं बिना कुछ चुराए। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है दूसरे मॉर्निंग में, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम विक्रम ने कंप्लेंट कर दिया, उसके बेसिस पे पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर बीएनएस हैव अमित अंडानी कमिटेड, चोरी करने गया तो पर चोरी तो किया नहीं, पर हाउस ट्रेसपास किया है विद द इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, इसलिए ये तो सही है। कमिट रॉबरी गलत है, बर्गलरी गलत, ये सब साबित ही नहीं हो पाएगा, कमिट थेफ्ट गलत। तो यही हाउस ट्रेसपास वाला जो सेक्शन है वो वैलिड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।